हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा। आज के सेशन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करेंगे, यानी कि केंद्रीय सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं जितनी भी हैं मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। जैसे कि अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री उठाएंगे तो उससे जुड़ी हुई 3-4 जो भी स्कीम्स हैं एक साथ कवर कर लेंगे। ओके, ये सारी स्कीम्स जनवरी टू जून 2022 तक की हैं, यानी इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ द ईयर की हैं। तो ऑफकोर्स आपने करंट अफेयर्स में परचम के साथ या अगर कहीं और से भी आप पढ़ते हैं आपने पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन अब हम एक इकट्ठा कंपाइलेशन लेकर के आ गए हैं ताकि आपके ब्रेन में स्टोर होना और रिटेन होना थोड़ा इजी हो जाए। इससे पहले जस्ट पहले एक वीडियो मेरा आया था जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ मिनिस्ट्रीज की पढ़ी थी। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, नथिंग टू वरी, आज ये वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और अभी हम लास्ट 6 मंथ्स के काफ़ी सारे करंट अफेयर का कंपाइलेशन लेके आ रहे हैं, तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वो भी आप विजिट कर सकते हो। और मंथली करंट अफेयर आप पूछोगे तो बस अब इस मंथ के एंड से वापस शुरू हो जाएगा। PDF इसका ऑलरेडी परचमclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं तो वो ऐप पे आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इंडिविजुअल PDF वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? यहाँ डिपार्टमेंट लिख दिया गया। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कौन है मिनिस्टर? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब ये आंसर अगर नहीं आया, मतलब आपने न तो मेरा वीडियो देखा है जो मैंने रिसेंटली करवाया था, आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करवाए थे ना, आपको पहले से आता है, तो ये गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो आपको जाना है, वीडियो के बाद में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा करंट जीके की, और उसमें पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करवा रखे हो, वीडियो आपको दिख जाएगा। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी करवाए हैं, CMN गवर्नर्स भी करवाए हैं, निमोनिक से हमने याद किया था। कभी भी कोई भी टॉपिक देखना हो या पुराने किसी वीडियो को रेफर करना हो, बेस्ट तरीका होता है प्लेलिस्ट पे जाइए। चैनल के ऊपर हेडिंग्स होती हैं प्लेलिस्ट, सो उसमें आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। करंट जीके, स्टैटिक जीके, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गॉट इट। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से आप जो भी पढ़ना चाहें देख सकते हैं। काफ़ी सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, सो अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि वापस से न्यूज़ में देखी गई क्योंकि इसकी अवधि को 6 महीने बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कौन सी है वो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये एक बड़ी स्कीम है, उसी के अंडर में अन्न योजना आती है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये किसकी है? कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिर उसको वापस एक्सटेंड कर दिया गया था जब कोविड वाला टाइम आ गया था। और ये कब लॉन्च की गई है? ये कोविड वाले टाइम ही लॉन्च की गई है, अप्रैल 2020 में। ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड करते 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 अब फाइनल इसका 6th फेज का एक्सटेंशन आया है सितंबर 2022 तक। ये वैसे अप्रैल में इसका 5th फेज खत्म हो गया था, अप्रैल 2022 में, लेकिन इसको फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बात समझ में आ गई ना? व्हाट इज दिस? सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कहती है कि कोविड-19 के टाइम क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आई थी, खाने पीने, नौकरी, हर चीज़ के लाले पड़ गए थे, सो जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको जो ऑलरेडी राशन शॉप से अपना राशन वगैरह खरीदते, उनको एडिशनल 5 kg गेहूँ या चावल दिया जाए। जब ये लॉन्च हुई थी तब तो 1 किलो दाल भी देने का प्रावधान था, लेकिन वो अब फिर फर्दर बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 5 kg गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी एवरी इंडिविजुअल एवरी मंथ, राइट? बस यही है ये मिनिस्ट्री, देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोडल मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हालांकि आती है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में, लेकिन इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कौन इंश्योर करेगा कि ये योजना सुचारू रूप से, मतलब ये रुक नहीं रही है, चल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योर करेगी। वाई? क्योंकि पैसा तो यही मिनिस्ट्री देगी। गरीब कल्याण योजना इन्हीं के अंडर में आती है, उसी का तो एक विंग है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, यानी ऑपरेट ये करेंगे। लेकिन नोडल मिनिस्ट्री यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फाइनली, कि ये चल रही है स्कीम या नहीं चल रही है, दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गॉट इट?
सो ये चीज़ें बहुत क्लियर रखना। एग्जामिनर अगर नोडल मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा, सिंपल मिनिस्ट्री पूछेगा अन्न योजना की तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये दुनिया में चलने वाला लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। इतना बड़े लेवल पे, यानी इतने सारी जनता को इस लेवल पे फूड सिक्योर, उनका फूड सिक्योर करना किसी और देश में नहीं किया गया। फर्दर चलते हैं तो जो मैंने आपको बताया, हर पर्सन को एडिशनल 5 kg ग्रेन्स। एडिशनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कवर्ड है NFSA से, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से। राशन शॉप्स पे इनको मिलता ही है ना राशन, उसके अलावा 5-5 kg और मिलेगा। ओके, एंड ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब लाई गई थी शुरुआत में 2020 में, तो इसमें 1 किलो पल्सेस हर महीने देने का प्रावधान भी था, वो अब हटा दिया गया है। चलिए, ये एक्स्ट्रा इन्फो है कि और कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कब कब लॉन्च की गई, क्योंकि लॉन्च ईयर कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने अभी देखा ही, ये मार्च 2020 के अंदर इसको अनाउंस कर दिया गया था और अप्रैल से इसको लागू किया गया था। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम 14 अप्रैल 2018 में लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम PM स्वनिधि कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, ये 1 जून 2020 को हुई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या MG नरेगा जिसे हम कहते हैं, 2006 में ये नरेगा के नाम से लागू हुई थी और फिर महात्मा गांधी नरेगा 2009 में इसका नामकरण किया गया था। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 एंड अटल इनोवेशन मिशन 2016। तो ये एडिशनल इन्फो है। देन कमिंग ओवर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगला मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। कौन है मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र पाजी हमारे याद किया था, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं एजुकेशनल मिनिस्टर, और बाकी आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी दिख जाएंगे। सो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस 100 डेज रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का नाम क्या था, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई थी? पढ़े भारत, पढ़े भारत। सो रीडिंग कैपेसिटीज़ जो हैं बच्चों की, उसको बढ़ावा देने के लिए, रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करवाने के लिए पूरी कैंपेन चलाई गई थी। तो फोकस था बाल वाटिकास टू ग्रेड 8, बाल वाटिकास जो होती हैं उनसे लेकर 8वीं तक, और 100 डेज़ का ये पूरा एक कैंपेन रहा 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022, राइट। और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनमें बच्चे तो आएंगे ही, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबको ये बढ़ावा दिया गया था कि बच्चों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए हर हफ्ते जिनसे कि इनकी रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो सके। ओके, और February 21 जो है वो इंटरनेशनल मदर टंग डे है। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारे एक कैंपेन को इस दिन के इर्द गिर्द डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। सो इंटरनेशनल मदर टंग डे इज़ ऑन February 21 और इसको इंटीग्रेट किया गया और बच्चों को उनकी लोकल भाषा में पढ़ने और स्टोरी सुनाने को एनकरेज किया गया था। कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, रीड स्टोरी इन योर ओन लैंग्वेज। अक्रॉस द कंट्री ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की गई थी, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज कल्चर हमारी जो सोसाइटी का, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, बच्चों में रीडिंग हैबिट को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सब के इर्द गिर्द था पढ़े भारत कैंपेन, राइट। तो यही है। पोस्टर भी जो भी लगे हुए होंगे PDF के अंदर, PPTs में, उनको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है जी। Next, what is the total outlay of the newly launched scheme of Ministry of Education, New India Literacy Program for 5 years from 2022 to 2027? अब पहले तो आउटले का मीनिंग समझ लो। आउटले का मतलब होता है कि कितनी राशि एलोकेट की गई है, एक तरह से आप समझो बजट कितना दिया गया है, ठीक है। किसी भी मिनिस्ट्री को बोला जाता है भाई इतने बजट के अंदर काम कर लीजिएगा, ओके, तो वो है आउटले। सो व्हाट इज़ द आउटले? वित्त वर्ष 2022 से 27 से 5 वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की नई शुरू की गई योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? हिंदी में आउटले को परिव्यय कहते हैं। आंसर इज 1037.90 करोड़। कई बार ये आउटलेज पे आपको ध्यान देना होता है, वैसे तो हर स्कीम के आउटले पे आपको ध्यान देना ही चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है, नहीं तो आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत काम का होता है। नहीं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा आउटले इनमें से कौन सी स्कीम्स का था, ठीक है। तो आउटले पे ध्यान देना है हमको।
अब ये जो पूरा आउटले है 1037 का, 700 करोड़ इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और 337.90 रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब हमें देखना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है, क्योंकि पूरा आउटले इसी से रिलेटेड है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम प्रौढ़ शिक्षा अभियान है। प्रौढ़ शिक्षा यानी अडल्ट एजुकेशन, लेकिन अब इसको अडल्ट एजुकेशन नाम नहीं दिया गया जाता है, सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अडल्ट एजुकेशन का नया नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। क्या नया नाम है? एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि एक इंसान को ऐसा ना लगे अरे मैं अडल्ट हो गया पढ़ने जा रहा हूँ। सो थोड़ा सा इसको और वेलकमिंग करने के लिए इस स्कीम का, ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसका एम है अडल्ट एजुकेशन को अलाइन करना जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके साथ में। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ने कुछ एक पॉइंट्स रखे थे कि ये भी अडल्ट एजुकेशन में समावेशन का होना चाहिए, तो उनको ध्यान रखते हुए और जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था 2021-22 का, उनके आधार पे कुछ एक चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं और उसको नाम दिया गया है न्यू एज लिटरेसी प्रोग्राम। वरना प्रौढ़ शिक्षा अभियान तो पहले भी चल रहा था, अब ये न्यू एज लिटरेसी प्रोग्राम है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं उससे पहले देख लो कितने साल के लोगों के लिए होता है, 15 ईयर्स एंड अबव। तो हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में 15 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, जिसको बनना है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आप एनरोल करवा सकते हो। इसमें न सिर्फ पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास होगा, लेकिन 21st सेंचुरी में जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं, राइट, अब वो आपकी डिजिटल स्किल्स हो गई, अगर आप पेरेंट हो तो पेरेंटिंग स्किल हो गई, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हो गई, तो ये सारी स्किल्स का भी समावेश होगा, बैंकिंग स्किल्स हो गई, है ना। सो टारगेट है इन 5 सालों में 5 करोड़ लर्नर्स निकालने का इस पूरे सिस्टम से। ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ही पढ़ो, वहीं अपना असेसमेंट वगैरह भी आप करवाओ। ठीक है, सो वॉलंटियरिज्म के थ्रू होगा, यानी जो पढ़ना चाहे पढ़ो और ऑनलाइन मोड में होगा। एंड वो सारी स्किल्स जो कि आई टोल्ड यू 21st सेंचुरी में नीडेड हैं, जैसे फिनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, खरीदना बेचना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही सही, हेल्थ हो गई, चाइल्ड केयर एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, वोकेशनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, सेंसस 2011, सो इन इंडिया एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट्स अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, ये कितने सारे लोग हैं? 25.76 crore people are illiterate above 15 years of age, so it is very much needed। और उसमें मेल 9.08 crores हैं, 16.68 crores फीमेल है, राइट। सो अनलेस हम लिटरेट होंगे तब तक हम प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात कर ही नहीं सकते, राइट। इतनी सारी जो भ्रांतियाँ, जो रूढ़िवादिता है ना, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का बहुत अच्छा हिस्सा भी और कुछ नहीं भी अच्छा है। तो वो नहीं भी अच्छा इसलिए बिकॉज एजुकेशन की आज भी बहुत कमी है। तो ये स्टेप अच्छा साबित हो सकता है प्रोवाइडेड इसको वाइजली यूज किया जाए। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA स्कीम टिल विच ईयर विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ 12,929.16 करोड़ रुपीज। बहुत से पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड सच। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2026, 31 मार्च 2026 तक रूसा को जारी रखा जाएगा। अब सबसे पहले आपको रूसा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन में ही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर यानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 12th हो जाए उसके बाद जो शिक्षा, हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका आउटले कितना है? 12,929.16 करोड़ का। आसपास का भी फिगर ध्यान रखोगे काम चल जाएगा। 12,929 अप्रॉक्स या 900 अप्रॉक्स करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। अब रूसा है क्या? नाम तो समझ में आ गया। और देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये 2013 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड इन 2013 by Ministry of HRD। अब ये क्या है HRD? Now it is Ministry of Education, then it was called Ministry of Human Resource Development। तो यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ, चलिए बताइए, let me know when did HRD Ministry changed its name to Ministry of Education? कब HRD Ministry का नाम Ministry of Education किया गया था? ठीक है, बताएंगे आप। 2013 के अंदर रूसा को स्टार्ट किया गया और इसका मेन एम क्या था कि फंडिंग करो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि वो जो उनका मेन एम है क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके, एक्सेस एंड एक्सेलेंस, राइट। और जो अब नया फेज़ है रूसा का,
है ना, अभी जो चल रहा है, उसका मेन एम्फेसिस है कि ऐसे एरियाज में भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे ऊपर फंडिंग जाए जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर जो थोड़े दूर दराज के हैं, जो अभी अच्छे से जिन एरियाज़ को अभी डेवलप नहीं किया गया, जो एरियाज़ अभी ढंग से सर्व नहीं कर पा रहे हैं, ओके, जिनको सर्विस मिली नहीं है अभी तक, जिनको सरकार से अभी तक फंडिंग नहीं मिली है, तो इस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई करिए जो कि दूर दराज हैं या जिनको अभी तक भी कोई भी सर्विंग फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रीच देम, ठीक है। तो रिमोट और रूरल एरियाज़ तक पहुँचना, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही एक एस्पेक्ट था, उसमें एक पॉइंट था, है ना, कि जो अंडर डेवलप्ड हैं, डिप्राइव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक भी सरकार की मदद पहुंचे। सो न्यू फेज़ अराउंड 1600 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा और इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जेंडर इंक्लूसिव इक्विटी इनिशिएटिव्स लेगी, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, वोकलाइजेशन भी बढ़े, स्किल अपग्रेडेशन भी हो। इंक्लूसिव यानी जो दूर दराज के पिछड़े हुए छोड़े हुए एरियाज हैं उनको भी इंक्लूड करो एजुकेशन के डेवलपमेंट में, हायर एजुकेशन में। ठीक है जी, रूसा समझ में आ गया? ओके। Center has approved continuation of National Means Cum Merit Scholarship Scheme NMMSS, National Means Cum Merit Scholarship for a period of 5 years from 2021-22 to 25-26 यानी 2021 to 25-26 with a financial outlay of 1827 crore. When was NMMSS scheme launched? तो काफ़ी सारी बात अगेन आपको क्वेश्चन में बोल दी गई है, लॉन्च कब हुई है ये पूछा गया है। NMMSS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है, जो एनुअल इनकम है एक हाउस होल्ड की, उसको देखते हुए ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, ठीक है। मीन्स कम मेरिट, तो आपके मीन्स भी बहुत लिमिटेड होने चाहिए, यानी आपकी अर्निंग कम होनी चाहिए, और मेरिट में भी आप आनी चाहिए, यानी अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी आप होने चाहिए, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, तो नाम समझ में आ गया, फाइन। ये लॉन्च की गई थी 2008 और 9 में, 2008 एंड 9। नाउ इसके अंदर ये न्यूज़ में क्यों आई? बिकॉज इसकी जो सीलिंग है, इनकम सीलिंग, इट हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 1.5 लाख एन एनम टू 3.5 लाख एन एनम, यानी अगर आपकी पूरे घर की, आपके पूरे परिवार की अर्निंग 1.5 लाख पर प्रति साल प्रति एनम है, पहले ये स्कीम में ये प्रावधान था कि तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, अब उसको बढ़ा के 3.5 लाख पर एनम कर दिया गया है। सो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि इकोनॉमिकली वीकर फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों दी जाती है? ताकि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएं। बहुत से बच्चे हैं जो 8th क्लास तक, 7th 8th तक पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ लेते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार की तरफ से जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ तक काफ़ी सारे सपोर्ट होते हैं, फ्री एजुकेशन बोली जाती है ना, तो उसके बाद ड्रॉप आउट केसेस हो जाते हैं, तो इसलिए 1 लाख स्कॉलरशिप एवरी ईयर दी जाती हैं 12,000 रुपीज़ की सिलेक्ट बच्चों को, क्लास 9 वालों को, ताकि वो 10th 11th 12th अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 10th तो निकाल ही लो कम से कम भाई, 10वीं पास तो हो जाओ। सो स्टेट गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी स्कूल्स के लिए ये एप्लीकेबल होती है। सो इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करने के लिए आपको वीर होने की ज़रूरत है, यस। सो वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर हमने याद किए थे। इस मिनिस्ट्री में पहला सवाल है स्माइल स्कीम। स्माइल, हाँ करो एक बार, स्माइल करनी बनती है, ऐसे ऐसे मुंह लटका के और सीरियस होकर फ्राउन करके नहीं पढ़ते हैं, है ना। स्माइल स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? अब यहाँ तो आपको पता चल गया, बिकॉज हमने देख लिया है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ध्यान रखना है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है स्माइल इनिशिएटिव। स्माइल इनिशिएटिव का फुल फॉर्म, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आंसर तो पता पड़ गया। स्माइल का फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो बिल्कुल लोअर तबके के होंगे, फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम वो होती है जिसके अंडर में एक से ज़्यादा स्कीम्स आती हैं, और ठीक है। तो स्माइल स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर में 2 स्कीम्स आती हैं, एक आती है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और एक आती है बेगर्स के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए लॉन्च कब हुई थी ये? 12 फरवरी 2022 को ये लॉन्च हुई है।
जो प्यार का महीना है फरवरी, तो ऐसे ही स्माइल आ जाएगी, याद रह पाएगा। दो सब स्कीम्स है, सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरा है ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग, जो भीख मांगते हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना। सो स्कीम क्या करेगी, स्कीम उनके रिहैबिलिटेशन, उनके जीवन यापन, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह उन सब से जोड़ेगी। काउंसलिंग, रिहैब, मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह से, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। गॉट इट। एंड इसके लिए 365 करोड़ 5 साल के लिए आउटले रखा गया है। गॉट इट, स्माइल स्कीम। Next is, what is the name of the scheme launched by Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of denotified, nomadic, semi-nomadic tribe communities? तो ये जो मंत्रालय है जो हम पढ़ ही रहे हैं, इसने nomadic, then denotified और सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आंसर इज सीड। स्माइल भी ऐसे पूछा जा सकता है ना, कि ट्रांसजेंडर्स और बेगिंग कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो स्कीम लेकर के आई है ये मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसका नाम क्या है, स्माइल, या फिर स्माइल कौन सी मिनिस्ट्री की है, या फिर उसका आउटले क्या है। तो हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। कब लॉन्च की गई थी, कब तक के लिए है, कितना आउटले है, कौन सी मिनिस्ट्री है। गॉट इट। सो सीड डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, नोमैडिक लोग कौन होते हैं, जो घूमंतु होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता। तो वो जाते जाते सीड फैलाते जा रहे हैं ताकि हम जहाँ जहाँ घूमे हरियाली हो जाए। हिंट मतलब सिर्फ एक तरीका है याद रखने का कि सीड स्कीम किससे रिलेटेड है, डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब से। क्या है इसका फुल फॉर्म, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ठीक है। तो यही है DNTs, डीनोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। और इसको जो है वो लॉन्च किया गया था अगेन 16 फरवरी 2022 के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मेन काम यही कि भाई इनके वेलफेयर के लिए कुछ करिए, बिकॉज अगेन इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, है ना, नोटिफिकेशन मतलब ये ट्राइब के अंदर में। अच्छा, अभी हाल ही में एक वीडियो आया है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन SC and ST लिस्ट, राइट। और ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में बहुत बर्निंग इशू की तरह रहते हैं और उन पे डिटेल में चर्चा होनी ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो वो परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 चैनल है, परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 इस नाम से अपना एक और चैनल चलता है, और उसके ऊपर सारे बर्निंग इश्यूज जो भी हैं अभी वो कवर किए जाते हैं। तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कब किसी एक SC या ST कोई अगर कास्ट है या ट्राइब है तो उसको कब नोटिफाई, कब डीनोटिफाई किया जाता है, किन किन बेसिस पे किया जाता है। यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। कमिंग बैक, इसके लिए जो आउटले है वो 200 करोड़ 5 साल के लिए रखा गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो जाती है ओवर, यानी उसकी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है खत्म। अच्छा, ये समझिएगा एक बात कि ऐसे आप देखने जाएंगे तो हर मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम्स आपको मिलेंगी। क्या आपको सारी पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, पर अगर कोई नए बच्चे में वापस समझा दूं, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल पिकिंग अप व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, क्योंकि समय लिमिटेड होता है और दिमाग की कैपेसिटी भी आप क्यों ओवर एग्जॉस्ट करना है ना। तो पिक करो क्या पढ़ना ज़रूरी है। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, IAS की भी तैयारी करो, तो भी A to Z सारी नॉलेज सारी दुनिया की हम नहीं रखते और हमें रखनी भी नहीं है, ठीक है। तो हमें स्मार्टली पढ़ना होता है। स्कीम की अगर हम बात करें, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी स्कीम है जो पुरानी है, उसने अगर 5 साल 7 साल 10 साल ख़त्म कर लिया और वापस न्यूज़ का हिस्सा बनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ऐसी स्कीम है जिस अगेन न्यूज़ में है, अगर उसने बहुत कुछ वेलफेयर कर दिया है या उसने बहुत कंट्रीब्यूशन कर दिया है, तो बेसिकली न्यूज़ में है, या तो वो नई होगी या पुरानी होगी, लेकिन अगर वो न्यूज़ में है तो वो इम्पॉर्टेंट है। या फिर अगर कोई फ्लैगशिप स्कीम है किसी मिनिस्ट्री की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। फ्लैगशिप स्कीम यानी उसी स्कीम से इस मिनिस्ट्री को जाना जाता है कि इस मिनिस्ट्री ने सबसे अच्छा काम ही ये किया है कि ये वाली स्कीम लॉन्च कर दी है। गॉट इट। चलो, सो अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। और कौन है मिनिस्टर? राजकुमार, बड़े राजकुमार RK सिंह, राजकुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों इनके पास में है। So on 5th January 2022, the Power Ministry successfully completed 7 years of distributing and selling LED lights under its flagship Dash program. आ गया सवाल,
एक पुराना प्रोग्राम चल रहा है इस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है ये। 7 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रोग्राम को, और इसके तहत जो एलईडी लाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट और सेल किया जाता है, और जो आपकी जो पुरानी मतलब कन्वेंशनल जो लाइट्स थी जो आप यूज़ कर रहे थे, नॉन एलईडी जो है, वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो उसको कितने साल पूरे हो गए? 7 साल पूरे हो गए। पूछा जा रहा है उस कौन से प्रोग्राम के तहत ये एक्सचेंज या ये सेलिंग और बाइंग हो रही थी। आंसर इज उजाला। उजाला। उजाला का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उजाला, उजाला हो रहा है भाई, आपकी जो नॉर्मल बल्ब ट्यूबलाइट्स थे वो आप दे दो, और बदले में फ्री एलईडीज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और आप रिप्लेस भी कर सकते हो। 5 जनवरी 2015 यानी 5 जनवरी 2015 को ये लॉन्च की गई थी। इट हैज़ कंप्लीटेड 7 years ऑन 5 जनवरी 2022, और इस स्कीम के तहत एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्यूबलाइट, एनर्जी एफिशिएंसी फैंस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एंड इनएफिशिएंट वेरिएबल्स। जो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं वो हमें दे दो भाई, एनर्जी एफिशिएंसी वाले ले लो, ठीक है। एंड अगर हम आज की बात करें, एज ऑन 26 सितंबर 2022 यानी नवरात्र के पहले दिन आज की बात करें, तो 49,879 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी जो है पर एनम हम सेव कर चुके हैं। ओके, एंड 3.87 करोड़ टन्स ऑफ रिडक्शन हमने किया है CO2 एमिशन के अंदर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव। तो उजाला ध्यान रखेंगे। फिर हम आते हैं अगली मिनिस्ट्री की तरफ। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो फूड प्रोसेसिंग कौन है मिनिस्टर? मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस। खाने को छूते ही प्रोसेस्ड फूड बना देते हैं, याद किया था। What amount has been allocated to प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY till 2026? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? आंसर इज 4,600 crores। 4,600 crores। अब ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये है क्या, किस चीज़ को एम करती है, ये सारा हम देख लेते हैं। किसान संपदा है, कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहीं आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, लेकिन दिस इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में आती है। सो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, किसान की संपदा तो तब भी बढ़ेगी जब हमने उससे सामान लिया, उसका रॉ प्रोड्यूस लिया, उसको प्रोसेस किया और आगे बेच दिया, ठीक है, तो भी किसान की संपदा बढ़ेगी बिकॉज उसको ज़्यादा बेचने को मिल रहा है, राइट। और पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, फार्म से लेकर के और पूरा फैक्ट्री तक या एक इंसान की टेबल तक उसको पहुंचाना, इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्कीम है। सो इट विल बी बाइंग फ्रॉम द farmers and will be processing things, और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये पूरी स्कीम है। सो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो कि क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है। तो आपसे लेके प्रोसेसिंग वगैरह करके और दुकानदार तक पहुंचाने का ये पूरा सिस्टम है। मई 2017 के अंदर इसको संपदा स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया पहले, फिर इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम दे दिया गया था। संपदा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। एग्रो मरीन यानी कि जो मरीन प्रोड्यूस भी होती है, झींगा मछली, केकड़ा पेकड़ा, है ना, उन सब से रिलेटेड भी है और फार्म से रिलेटेड भी। और एलोकेशन 6,000 crores का इसको दिया गया ओवरऑल, ठीक है। 2017 की हम बात करें और ये आपसे पूछा जा रहा है अभी वाला, सो दैट इज 4,600 crores। और इसको PMKSY नाम दिया गया था 2017 अगस्त के अंदर। पहले इसको संपदा नाम से मई में लॉन्च किया गया 2017 में, फिर PM संपदा किसान संपदा योजना अगस्त 2017 में कर दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। कौन है मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक स्कीम देखनी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय युवा
सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK for another 5 years from 2021-2022 to 25-26 with an outlay of what rupees। यानी कि केंद्र सरकार ने कितने रुपयों के परिव्यय के साथ 2021-22 से 25-26 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। देखा, अगेन ये पुरानी है, लेकिन अगेन इसको क्योंकि एक्सटेंड किया गया है, न्यूज़ में आई तो आपके एग्जाम में आ सकती है। हाँ जी, तो आउटले है इसका 2710 करोड़। ये जितने भी आउटलेज है ना, एक जगह सारी स्कीम लिख करके और उनके आउटलेज लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सारी मतलब वैसे तो आप याद करते जा रहे हो, तो यहीं पे आप पुराने रिवाइज करते जाइए। हर जगह निमोनिक नहीं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इस आज के वीडियो में नहीं दे रही हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स में मैंने कहीं भी नहीं दिया है। आई डू नॉट वांट टू मेक इट अ वेरी कन्फ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर यू। तो जहाँ मुझे लगेगा देना चाहिए वहीं देंगे। यहाँ पे आई वुड वॉन्ट यू टू डू इट विथ प्रैक्टिस, दैट विल बी मोर फीसिबल, बिकॉज अभी मैंने नंबर्स याद करने के निमोनिक्स आपको ढंग से सिखाए ही नहीं हैं। आई थिंक एक कोई वीडियो आया होगा, वो भी बहुत बेसिक लेवल का था। तो अनलेस यू हैव फुल पकड़ ऑन दिस टेक्नोलॉजी या टेक्निक, सॉरी, तब तक मैं वो आपको नहीं दूंगी। आई विल नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप जब भी कोई नया आउटले पढ़ो, वहीं पे थोड़े पुराने रिवाइज कर लिया करो, एंड यू नो हाउ टू डू इट। सो ये फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। कौन सी? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। इसका एम क्या है? एक युवा की पर्सनालिटी और वो क्या कर सकता है और जो कर सकता है वो सबसे अच्छे तरीके से करे, उसको डेवलप करवाना। यानी यूथ की पर्सनालिटी, उसके ट्रेड्स और उसके क्वालिटीज़ को डेवलप करवाना, यही एम है। सशक्तिकरण नहीं, एम्पावर कर रहे हो आप, है ना, यूथ को। सो इसी के टुवर्ड्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्काउट्स एंड गाइड्स होता है, जैसे यूथ हॉस्टल्स होते हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपस में अलग अलग लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज़। नेशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, यूथ की कैपेसिटी को बिल्ड करो तो ही नेशन बिल्ड होगा, और यही एम के साथ में ये स्कीम चलती है। बेनिफिशियरीज जो हैं वो 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के होते हैं। और अगर आप यूथ की डेफिनेशन देखोगे एज पर नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, तो वो इसी एज ग्रुप को यूथ मानता है, 15 से 29। 30 टच होते यूथ वूथ खत्म तुम्हारा, ठीक है। फिर हम आते हैं, हाँ जी, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी। और अमित शाह जी के पास एक और कौन सा मंत्रालय है? कौन सा है? Cooperatives. So Ministry of Cooperation. So Center has approved to continue the scheme of modernization of police forces MPF scheme till 25-26. ये एक स्टेटमेंट है, यानी केंद्र ने पुलिस बलों के आधुनिकरण की योजना को 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। How much amount has been allocated to the scheme for 5 years? कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है for 5 years टू द स्कीम? अब ये जो है ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ये एक छोटा हिस्सा है एक बड़ी स्कीम का, ठीक है। तो इस पूरी स्कीम को कितना आउटले मिला है? इस पूरी स्कीम को आउटले मिला है 26,275 करोड़। और इस पूरी स्कीम का वैसे जो नाम है वो MPF ही है, लेकिन इसमें अलग अलग आस्पेक्ट हैं। जैसे सिर्फ मॉडर्नाइजेशन करना है तो एक आउटले दिया गया है, सिर्फ आपको नारकोटिक्स में भी अगर आपका जो पुलिस दल है वो सपोर्ट कर रहा है तो उसके डेवलपमेंट के लिए एक आउटले दिया गया है। तो ओवरऑल पूरी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस वाला जो स्कीम है MPF स्कीम, उसको पूरा आउटले मिला है इतना। फिर इसको फर्दर टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग ब्रांचेस के लिए बांट दिया गया, अभी मैं समझा रही हूँ। सो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है 1969-70 से, हाँ जी, बहुत पुरानी स्कीम है। और इसका मेन पर्पस क्या है? सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमारा पुलिस बल है उसको और कैपेसिटी उसकी बिल्डिंग की जाए, उसके अंदर नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए ताकि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो एकदम लेस हो। देन नार्कोटिक कंट्रोल में भी जब वो स्टेट्स को असिस्ट करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगेन एक आउटले जाता है। फॉरेंसिक सेटअप, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको जस्टिस मिल सके और जो जिनको क्राइम जहाँ जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको जस्टिस मिल सके। तो नारकोटिक्स ब्यूरो वगैरह के साथ में भी पुलिस काम करती है। तो अलग अलग एरियाज़ में पुलिस का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको और इम्प्रूव करने के लिए MPF स्कीम है और उसका टोटल आउटले इतना है। फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग आउटले, नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अलग आउटले, इसी को फर्दर ब्रेकअप कर दिया जाता है। गॉट इट? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। Center approved continuation of umbrella scheme. Now you know what is umbrella scheme of BIM from 21-22 to 25-26 at a cost of 13,020 crores.
3020 करोड़। तो ये एक स्टेटमेंट है, अब हमें BIM के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो सेंटर ने अप्रूव किया है कि भाई जो BIM है वो 21-22 से 25-26 तक एक्सटेंड हो जाएगा। कितना आउटले रखा गया इसके लिए? अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपीस का। एंड व्हाट इज BIM? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। सो बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या बॉर्डर को जो मैनेज करना है, जितने भी बॉर्डर्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया के, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और उनके लिए ये पूरी जो अम्ब्रेला स्कीम है BIM, उसको आउटले मिला है और एक्सटेंशन मिला है। सो व्हाट विल इट डू? बॉर्डर मैनेजमेंट, पुलिसिंग, गार्डिंग ऑफ द बॉर्डर्स एंड मेन बॉर्डर्स इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार बॉर्डर, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड बनाने होते हैं बॉर्डर्स तक जाते हुए, ठीक है, फेंसिंग करनी होती है, फ्लड लाइट्स होती हैं, ओके, देन जो आपके बेसिस ऑपरेशन वाले बेसिस होते हैं वो सारे डेवलप करने होते हैं, उन सब का जो काम होता है वो BIM के अंडर में आता है और उसके लिए 13,000 करोड़ का आउटले अगले 5 साल के लिए मिला है। देन कमिंग ओवर टू मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति जुबिन ईरानी, है ना, 2 ही फीमेल्स हैं जो कि यूनियन मिनिस्ट्री में कोई ना कोई पोर्टफोलियो देख रही हैं। एक हैं स्मृति जुबिन ईरानी, दूसरी हैं निर्मला सीतारमण जी। स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास एक और मिनिस्ट्री है ना, एक और मिनिस्ट्री है। दूसरी मिनिस्ट्री का नाम बताइए। अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देयर इज वन मोर मिनिस्ट्री दैट शी इज हेडिंग। कौन सी मिनिस्ट्री है वो? जल्दी से आप लिख के बताएंगे मुझे जब तक हम ये पढ़ते हैं। अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, कौन सी स्कीम है? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। हाउ मच अमाउंट वुड बी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन ईच चाइल्ड, यानी कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? 10 लाख रुपीस जी। तो जब तक वो बच्चा 23 ईयर्स अटेन नहीं कर लेता तब तक ये 10 लाख रुपए सरकार के पास ही अलग अलग फॉर्म में रहेंगे और 23 ईयर्स ऑफ एज अटेन करने पे वो 10 लाख रुपए उस बच्चे को मिल जाएंगे। फिर वो फर्दर उसके आगे भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप क्या करना चाहो क्या नहीं करना चाहो। तो 10 लाख रुपीज़ हर इंडिविजुअल पे सरकार PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए डालेगी। क्या ये देश के सारे बच्चे हैं? नो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को कोविड-19 के चलते खो दिया है। सो दे डू नॉट हैव एनी पेरेंट ऑन देयर हेड नाउ, राइट। सो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन लॉन्च की गई थी मई 29, 2021 को, राइट। और उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 के चलते। अगर उनके दोनों पेरेंट्स थे ही नहीं, एक ही पेरेंट था और वो भी चला गया, या पहले से ही पेरेंट्स नहीं थे, गार्जियन के पास रहते थे, वो भी चला गया। सो कुल मिला के अगर आपके ऊपर किसी भी पेरेंट या गार्जियन का अब साया नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो आप इसके अंडर में आते हो। एंड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च 2020, अब देखो ये लॉन्च की गई थी मई 29, 2021 को, लेकिन अगर 11 मार्च 2020 से लेकर के जब तक भी एप्लीकेशन हो सकती है इसमें, तब उस दौरान अगर कोविड-19 से आपके दोनों पेरेंट गुजर गए हैं तो ये बच्चा एलिजिबल हो जाता है इस बेनिफिट्स के लिए, राइट। और ये न्यूज़ में वापस क्यों आई ये स्कीम? क्योंकि हाल ही में तो क्या मतलब पिछले जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे उसी में जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी फॉर दिस स्कीम वो December 31, 2021 रखी गई थी, लेकिन उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया था February 28, 2022 तक के लिए, है ना। तो और इसलिए न्यूज़ में आई थी February 2022 में, एंड दैट इज़ वाई वी मस्ट बी अवेयर ऑफ PM केयर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये स्कीम है कुल मिला के। अब अगली मिनिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और एक और मंत्रालय है जो कि सेम मिनिस्टर के पास है, पंचायती राज मंत्रालय, और मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, है ना, गिरिराज सिंह जी के पास है। इसके तहत हमको पढ़ना है MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। सो अब MG नरेगा क्यों आया भाई, वापस हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हर साल इसके जो वेज रेट्स होते हैं वो रिवाइज होते हैं। सो अभी हाल ही में इन द सेंस अप्रैल के टाइम में, मार्च के टाइम में रिवाइज हुए थे और अप्रैल ऑनवर्ड्स वो नए रेट्स एप्लीकेबल हैं, तो हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फुल फॉर्म है इसका, 2005। ये एक्ट कब का है? 2005 का है। इसको पास किया गया था 23 अगस्त 2005 यानी 23 अगस्त 2005। और जब इसको लाया गया था तब इसको नरेगा के नाम से लाया गया था, दैट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसको महात्मा गांधी आगे नाम जोड़ दिया गया था और ये नेम चेंज कब हुआ? 2009 के अंदर। ये एक इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है, गारंटीड राइट टू वर्क, यानी इतने दिनों का काम आपको देना ही देना है और इतने वेजेस होते हैं, और ये अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, ठीक है, रूरल एरियाज में।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आ ही रहा है, तो वैसे ही समझ जाएंगे आप। तो 2006 में लॉन्च हुआ, पास हो गया था 2005 में, पर 2006 में लॉन्च हुआ। रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, लॉन्च ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी सरकार के दौरान लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में किया था, और उस समय कौन थे मिनिस्टर? रघुवंश प्रसाद सिंह। अब ये जो रिवाइज्ड वेजेस आई 2022 एंड 23 के लिए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे कि जब कभी भी वेज फिक्स होती है तो कहाँ मेंशन की जाती है। सो अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ MG नरेगा 2005, इसको 2005 ही कहा जाता है बिकॉज एक्ट का साल तो वही है। यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है स्टेट वाइज वेज रेट्स। कौन फिक्स करता है? यूनियन गवर्नमेंट। और ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए होती है, जिनको रूरल जॉब गारंटी स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। नाउ ये जो रेट फिक्स होती है किस बेसिस पे की जाती है? सो दिस इज फिक्स्ड एज पर CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से देखी जाती है, यानी कि बेसिकली गांव में कितना इन्फ्लेशन आया उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ये रिवीजन हो जाएगा। और अभी जो रिवीजन आया है 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। टोटल 34 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जिनके ऊपर ये रेट्स हैं, उनमें अगर हम पूरे को मिला लें तो 21 ऐसे रहे जिनमें 5% से भी कम का रिवीजन हुआ है, ठीक है। और सिर्फ 10 स्टेट ऐसे रहे जिनमें 5% हाइक दिया गया है पिछले साल के मुकाबले इस बार के वेज रेट्स के अंदर। देन जिनको कोई भी हाइक नहीं मिला, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, थोड़े आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। हाईएस्ट इंक्रीज कौन से स्टेट को देखने को मिला वेज रेट्स के अंदर? गोवा में 7.14% का जंप देखा गया, यानी कि 315 रुपये रोज़ाना की मजदूरी मिला करेगी 294 के मुकाबले। मेघालय में सबसे लोवेस्ट हाई देखा गया 1.77 का। और हाईएस्ट वेजेस, ये तो हाइक था, यानी पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा या कितना ज़्यादा बढ़ा या कितना कम बढ़ा। अब हम देखेंगे कि टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं जिनमें सबसे हाईएस्ट वेजेस हैं। तो सबसे हाईएस्ट वेजेस है हरियाणा, गोवा, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। और सबसे लोएस्ट वेजेस हैं MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और त्रिपुरा के अंदर, ठीक है जी। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े दिमाग में रखने चाहिए। अभी हमने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखी थी और उन्हीं मिनिस्टर के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है। तो चलिए पंचायती राज मिनिस्ट्री देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अगेन न्यूज़ में रहा RGSA। तो क्या है ये? बेसिकली पंचायती राज जो है, या जो पंचायत लेवल है, पंचायत लेवल का जो गवर्नेंस है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं किसी भी देश के हैं, तो वो पहले स्टेट तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे, फिर पंचायती राज इज द ग्रास रूट लेवल। तो पंचायत के लेवल पे अगर SDGs के ऊपर काम हो रहा है, गवर्नेंस अच्छी चल रही है, तो धीरे धीरे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। तो यही इस अभियान का या स्कीम का एक मेन प्रोविजन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यानी हम SDGs की तरफ पूरी तरह से काम कर रहे हों। ओके, सो इम्प्रूविंग गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और इसको अप्रूव किया था 2018 के अंदर, और 18-19 से 21-22 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एंड नाउ इसको एक्सटेंशन मिला है 25-26 तक। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक्सटेंशन अप्रूव किया है 25-26 तक ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। एंड लाइक आई टोल्ड यू, ये क्या करेंगे? पंचायत इफेक्टिवली अचीव कर पाएँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की जाएगी। अब वो गोल्स वाटर रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, क्लिनलीनेस हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, वो सारे सब पे काम कर सके ताकि, ठीक है जी। इसका आउटले वगैरह मैंने नहीं लिखा, तो डोंट वरी, ये जो पोस्टर आप साथ में देखते हो, मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा इस पर नज़र डाला करो। जो भी आपको स्लाइड पे दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फिनेंशियल आउटले है इसका 5911 करोड़, ओके, जिसमें 3700 करोड़ सेंटर देगा और 2211 करोड़ स्टेट के अंडर में आएगा। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय। हमारी रक्षा का जिम्मा, हाँ जी, हमारे ही राज्य में है, यानी हमारा ही राज्य है हमारी रक्षा पे। राजनाथ सिंह हमने याद किए थे, तो आ जाइए।
इसमें एक ऐसी स्कीम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन फिर अब इम्प्लीमेंट भी हुई है और अब देखेंगे पहला लॉट जब निकलेगा। तो अग्निपथ स्कीम 2022, अब तक अगर न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत भी पढ़ने की आदत है तो अग्निपथ स्कीम तो पूरी पढ़ ही ली होगी आपने, एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। सो अग्निपथ स्कीम रही रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में अग्निपथ स्कीम को अप्लाई किया गया ताकि अग्निवीर बन करके आप इनमें यंग एज पे एंट्री ले सको, 17.5 साल से लेकर 17.5 से लेके 23 ईयर्स तक के अगर आप हो तो आप अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बन सकते हो। ये अलाउ करती है कैंडिडेट्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्व करना 4 साल के लिए। उन 4 साल में आपकी पूरी रिग्रेस ट्रेनिंग भी होगी और अलग अलग तरह से आपके टेस्ट्स भी लिए जाएंगे और 4 साल के बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी एज अग्निवीर। जिस कैंडिडेट को ले लिया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए, उसको क्या कहा जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट को? अग्निवीर। ठीक है, 4 साल के बाद आपकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको इस दौरान आपको सैलरीज भी मिलेंगी 30,000 से लेकर के 40,000 4 साल में पर मंथ, और आपका थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट करके सेव किया जाएगा, करीब 5-5.5 लाख समथिंग आपके होंगे और उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करके एंड अराउंड 10 लाख की एक सेवा निधि इकट्ठी करेंगे 4 साल में आपके लिए, और वो आपको एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स दे दी जाएगी। कुछ इनमें से 25% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे हर बैच में से जिनको वापस से रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, और उनके केस में ये जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख अराउंड का, वो नहीं दिया जाएगा। आपकी सेवाएं आगे फर्दर कंटिन्यू रखी जाएंगी, 15 साल आप और सर्व कर सकते हो, और उसके बाद जैसे नॉर्मली सेवाएं रद्द की जाती हैं उसी तरह से की जाएंगी और आपको सारे बेनिफिट्स फिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये है, मैंने क्रक्स में आपको बता दी, मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और जो लोग 4 साल के बाद अग्निवीर अब नहीं रहे और अग्निपथ स्कीम से निकल के आए हैं, बहुत सारी राज्य सरकारों ने बोला है कि हम आपके लिए कोटाज रिजर्व करके रखेंगे, आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे। सो ऑफ कोर्स 4 साल आप मज के आए हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर कर लोगे। सो ये पूरा एक एस्पेक्ट रखा गया है अग्निपथ स्कीम का। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू। देन हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागर विमानन मंत्रालय, उड्डयन भी बोलते हैं ना, है ना। चलिए, सो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है दैट इज उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान लॉन्च की गई थी। उड़ान, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ न्यूज़ में क्यों रही, क्योंकि 5 साल उड़ान को पूरे हो चुके हैं 2022 के अंदर। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो अप्रैल 2017 में लॉन्च की गई थी, और वो कहाँ से कहाँ तक? शिमला से दिल्ली लॉन्च की गई थी। नाउ व्हाट इज उड़े देश का आम नागरिक? रीजनल कनेक्टिविटी, यानी इंडिया के ही अलग अलग सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए, मेजर सिटीज़ को टियर 2 और टियर 3 लेवल सिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को क्विक येट इकोनॉमिकल बनाए रखने के लिए ऐसे फ्लाइट सेवाएं थीं जिससे देश को जोड़ा गया, अलग अलग सिटीज़ को जोड़ा गया, और वो था उड़े देश का आम नागरिक, यानी चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो नॉर्मली चप्पल ही पहनता, जूते उते नहीं पहनता है ना, यानी ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास, वो भी फ्लाइट का मज़ा ले सके, वो भी प्लेन में बैठ सके। दिस वॉज उड़े देश का आम नागरिक। सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, एक रीजन को दूसरे रीजन से जोड़ने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट फ्लाइट इसकी शिमला से दिल्ली थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको फ्लैग ऑफ किया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। ऑब्जेक्टिव है स्मॉल एंड मीडियम सिटीज़ को बड़े शहरों से एयर सर्विसेज के थ्रू जोड़ना। ओके, और इसके लिए इकोनॉमिकल बनाए रखने के लिए फिर जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं उन सबके साथ में गवर्नमेंट की अपने MOUs वगैरह बने, और प्रति 1 घंटे की अगर आपकी जर्नी है, यानी 1 आवर जर्नी है, तो आपके जो मैक्सिमम टैरिफ आए वो 2500 रुपीज़ है, यानी 2500 रुपये पे फिक्स किया गया है। ये इस स्कीम की खास बात है। ठीक है, तो अगर आप विंग्ड एयरक्राफ्ट के साथ ये जर्नी कर रहे हो या आधे घंटे की जर्नी कर रहे हो हेलीकॉप्टर के साथ, तो अराउंड 500 किलोमीटर्स की जो जर्नी है वो आपकी 2500 रुपये के अंदर हो जाए। ठीक है जी। अब जो एयर फ्लाइट कैरियर्स थे उनको घाटा ना हो, इसके लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ उनको दी गई, टैक्स रिबेट्स हो गए, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे अलग अलग सहूलियतें उनके एयरपोर्ट्स को प्रोवाइड करेगा। सो इस तरह का पूरा एक सेटअप बनाया गया। अब कुछ लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ पैसेंजर्स जब से ये स्कीम आई है 2017 में, तब से इस सेवा
को ले चुके हैं एंड 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे 2014 में, है ना। अब ये 2014 क्यों आता है डेटा में, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी इंडिया में, राइट। तो जो भी फैक्ट्स या जो भी ग्रोथ दिखाई जाती है वो कोई भी पार्टी हो वो अपने सत्ता में आने के बाद से ही दिखाएगी, राइट। तो इसीलिए 2014 से कंपैरिजन आपको अक्सर देखने को कई सारी रिपोर्ट्स में मिलेगा। सो 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और अगर हम अगस्त 2022 की बात करें तो 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स देश के अंदर हैं, राइट। एंड नए रूट्स 425 न्यू रूट्स स्टार्ट कर दिए गए। न्यू रूट्स यानी एक फ्लाइट पहले A to B जाती थी, अब A to C, A to D, B to C, B to D भी जा रही है, नए रूट्स पे भी फ्लाइट जा रही है। 58 एयरपोर्ट, 8 हेलीपोर्ट, 2 वाटर एरोड्रोम्स हैव बीन कनेक्टेड। 2 एयरपोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर से दिल्ली ही फ्लाइट जाती थी लेकिन अब किशनगढ़ से भी जा रही है, राइट। या जयपुर को ही किशनगढ़ से भी कनेक्ट कर दिया गया, तो आपस में एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया गया। 1000 रूट 220 एयरपोर्ट्स आर प्लान्ड टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द स्कीम बाय 2026। तो 1000 रूट्स और आने हैं, 220 एयरपोर्ट्स को भी फैसिलिटेट किए जाने की बात है। एंड विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो भी मुझे ज़रूरी लगे आपको बतानी चाहिए, वो सब हमने कवर कर लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। PDF ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाउ आई विल नॉट बी लिविंग यू लाइक दैट, आई विल बी लिविंग यू विद अ कोट। पिछले वीडियो में कोट नहीं था तो आप में से कईयों ने मुझे लिखा भी पर्सनली, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। अगर आप किसी चीज़ को जब तक मेजर नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तब तक आप इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत सिंसियरली नहीं सोच सकते, ना काम कर सकते हो। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्थ फ्रंट पे देख लो, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है या बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका करंट वेट कितना है, फिर आप हर हफ्ते उसको ट्रैक करोगे, राइट। अगर आप किसी स्पोर्ट में हो, मान लीजिए आप रनिंग में हो, तो आप पहले ट्रैक करोगे कि आप अभी कितना तेज़ दौड़ रहे हो, तभी तो उसके हिसाब से काम करोगे, राइट। तो स्टडीज़ में भी दिस बिकम्स एप्लीकेबल एंड दैट इज़ वाई बहुत अच्छा कोरिलेशन आ रहा है, इसलिए मैं यही बता देती हूँ कि स्टडीज़ में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन सिर्फ पढ़े जा रहे हो, चेक भी तो करो कितनी तैयारी हुई है नहीं हुई है। कैसे चेक करोगे? बाय टेकिंग मॉक टेस्ट, बाय टेकिंग क्विजेस, बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली नहीं लेना होता है। और इसीलिए आप टेलीग्राम, परचम के टेलीग्राम को यूज़ करो, परचम की ऐप को यूज़ करो। बहुत सारे फ्री टेस्ट क्विजेस आपको मिलते हैं, सिर्फ परचम ही नहीं, आपको जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी होती है वहाँ जाइए और चेक कीजिए। बट योर रेगुलर चेकिंग एंड मेजरिंग ऑफ योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।